IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सारा देश 100 खबरों में। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकलिया। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो तेजस्वी, आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने जेल में बंद मुस्लिम लीग के नेता मसरत आलम को रिहा कर दिया है। मसरत पर 2010 में राज्य में हुई पत्थरबाजी की वारदातों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 112 लोग मारे जा चुके हैं। मसरत आलम को अक्टूबर 2010 में श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके से 4 महीने की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिलानी के करीबी माने जाने वाले मसरत आलम पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। मसरत की रिहाई के खिलाफ जम्मू में सहयोगी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्यों के बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बारे में फैसला हाईकमान करेगा। फिलहाल इस मामले में बीजेपी बैकफुट पर है। तो वहीं जेल से निकलते ही मसरत आलम ने एक बार फिर से जहर उगला। उसने कहा कि मैं छोटी जेल से निकलकर बड़ी जेल में आ गया हूं। मसरत ने यह भी कहा कि वो कश्मीर की आजादी के लिए काम करता रहेगा। मसरत ने मुफ्ती सरकार को रिहाई का क्रेडिट नहीं दिया है। उसने कहा है कि उसकी रिहाई के लिए मुफ्ती सरकार को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत रिहा हुआ है। उधर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि देश और कश्मीर के माइंडसेट में अंतर है, इसी को दूर करने का काम किया जा रहा है। मसरत की रिहाई का विरोध करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उनका कहना है कि मसरत 2010 में पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों का मास्टरमाइंड था। उसकी गिरफ्तारी के बाद से राज्य में शांति आई। अब उसकी रिहाई राज्य के लिए एक और बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकती है। इधर कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने यह कहा है कि पीडीपी का रुख तो पहले से ही साफ था, लेकिन बीजेपी ने अपने दावों से यू टर्न ले लिया और अब बीजेपी को इस पर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की वकालत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द ही राजनीतिक कैदियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए अध्यादेश लाएगी। इस अध्यादेश के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों का पुनर्वास होगा। इधर बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि सीएम सईद न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। बीजेपी ने यह भी कहा कि अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने वाले किसी भी अध्यादेश का वो विरोध करेगी। मसरत की रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी के राजेंद्र का कहना है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बारे में राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी वो उसका पालन करेंगे। डीजीपी राजेंद्र के मुताबिक पुलिस इस बारे में सरकार के आदेशों का पालन करेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मुफ्ती के पाकिस्तान को क्रेडिट देने वाले बयान पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मुफ्ती ने यह साबित कर दिया है कि गीदड़ की वो औलाद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचने वाली हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कल होगी। ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलने के लिए अपने 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आ रही हैं। बंगाल सरकार पर कर्ज की माफी को लेकर मुलाकात होने वाली है। आम आदमी पार्टी नेता मयंक गांधी ने एक बार फिर ब्लॉग के जरिए खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए अपमानित किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मयंक गांधी ने अपनी ही पार्टी के आशीष खेतान समेत महाराष्ट्र के दूसरे असंतुष्ट नेताओं पर उनके खिलाफ बोलने का आरोप लगाया। मयंक गांधी के आरोपी के बाद महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी नेता अंजलि दमानिया ने उनके खिलाफ अनुशासन तोड़ने के लिए कार्रवाई करने की वकालत की। शादिया इल्मी ने मयंक गांधी को सही ठहराते हुए कहा कि केजरीवाल का सच सबके सामने आना चाहिए। आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई ने दावा किया है कि उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सूचित किया था कि प्रशांत और योगेंद्र के खिलाफ आरोपों की आंतरिक लोकपाल से जांच करवाएं और बिना सबूत कार्रवाई न करें। भारतीय मछुआरों को लेकर दिए गए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के बयान पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद विक्रम सिंघे का रवैया नर्म नजर आ रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को पीएम विक्रम सिंघे और श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा से बातचीत की। सुषमा ने साफ कर दिया है कि मछुआरों का मुद्दा सियासी नहीं मानवीय है। वहीं विक्रम सिंघे के इस बयान पर कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रीलंका भी अब भारत को धमकी दे रहा है। जेडीयू ने उधर कहा कि इस तरह के बयान से भारत के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के दावों पर सवाल उठता है। नागपुर में संघ की अहम बैठक आज से शुरू होने वाली है। उससे पहले संघ ने
संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक भी इसी महीने की 13 तारीख को शुरू होगी। बैठक में सर कार्यवाह भैयाजी जोशी को बीजेपी के साथ समन्वय की कमान सौंपी जा सकती है। होली के दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच 9 घंटे की बैठक चली थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी को लेकर बन रही नकारात्मक माहौल पर चर्चा हुई। भैयाजी जोशी को दिल्ली का काम देने के साथ ही संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सर सह कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले को सह कार्यवाह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मनमोहन वैद्य को सर कार्यवाह बनाया जा सकता है। यही नहीं, संघ में बड़े बदलाव के तौर पर 3 के बजाय 4 सर कार्यवाह के लिए यहां पे चुनाव हो सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर में मांडू गंगा घाट का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया। आजम खान ने गंगा घाट के घटिया निर्माण कार्य से नाराजगी जताई है। उन्होंने अफसरों को जमकर लताड़ा दी है। महाराष्ट्र के 140 विधायकों को 4 महीने से उनकी तनख्वाह और भत्ता नहीं मिला है। सरकारी नियमों के मुताबिक इन विधायकों को बैंक को कई जानकारियां देनी है। महाराष्ट्र में पिछली सरकार में विधायकों को वेतन चेक के जरिए दिया जाता था, लेकिन नई सरकार ने यह फैसला किया है कि विधायकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में बरसात के साथ ही 115 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में मार्च महीने में 115 सालों में पहली बार इतनी जबरदस्त बरसात हुई है। दिल्ली में रविवार को भी बारिश की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में महज 3 दिनों की बारिश ने ही 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले एक और 2 मार्च को झमाझम बारिश हुई थी। दिल्ली में हो रही बारिश ने एक बार फिर से तापमान गिरा दिया है। न्यूनतम तापमान में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है। डॉक्टर्स की अगर माने तो ठंड और बारिश की वजह से स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा बढ़ने का खतरा है। शनिवार को ही बारिश ने हरियाणा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश से 50% फसल खराब होने की आशंका है। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के कई और इलाकों में भी बरसात हुई है। मार्च महीने में हो रही रुक रुक कर बरसात की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके में भूस्खलन की वजह से डेरा गांव के 250 गांव के लोगों पर अचानक मुसीबत टूट पड़ी है। रात को आए इस भूस्खलन की वजह से कई घर दब गए। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज और कल यहां बर्फीला तूफान आने की आशंका है। इसको देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन समेत आईटीबीपी और सेना के जवानों को सतर्क कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भारी बर्फबारी की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यहां पिछले 2 हफ्तों से भारी बर्फबारी हो रही है। भयानक ठंड ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। राज्य सरकार ने हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देश भर में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। 30 और मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1319 तक पहुंच चुकी है। 6 मार्च तक देश भर में स्वाइन फ्लू के कुल 24,661 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू ने मशहूर रंगकर्मी और इट्टा के पदाधिकारी जितेंद्र रघुवंशी की जान ले ली है। जितेंद्र का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को तबियत खराब होने की वजह से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्वाइन फ्लू की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यूपी के मंत्री आजम खान का कहना है कि फिलहाल उनकी तबियत पहले से बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा 324 मौतें हुई हैं, जबकि राजस्थान में भी मरने वालों की संख्या 305 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 201 तक जा पहुंचा है, जबकि राजधानी दिल्ली में हालात फिर भी काबू में है। गैंगरेप की शिकार निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है और विदेशों में इसका प्रसारण हो भी चुका है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बाद अब बीईए यानी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने भी निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उधर निर्भया की मां डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के रुख से सहमति जता रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मानती है कि उनकी बेटी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाना लायक नहीं है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में एक विकलांग शख्स को बार में जाने से रोकने का मामला सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। आरोप है कि बसंत कुंज में केया बार ने होली के दिन निपुण नाम के एक विकलांग शख्स को अंदर जाने से रोक दिया।
दिल्ली के केया बार में जाने की इजाजत ना दिए जाने को लेकर निपुण का कहना है कि उन्हें विकलांग होने की सजा दी गई। निपुण ने अपने साथ हुई इस नाइंसाफी को सोशल मीडिया पर डाला। देखते ही देखते हजारों लोग निपुण के समर्थन में सामने आ गए। IBN 7 ने भी निपुण के साथ हुई नाइंसाफी को प्रमुखता से उठाया। IBN 7 पर खबर दिखाने के बाद दिल्ली के केया बार को अपनी सफाई में सामने आना पड़ा। केया मैनेजमेंट निपुण के आरोपों को गलत बता रहा है, हालांकि मैनेजमेंट ने माफी मांगी है। स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों के बीच बोली बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। नीलामी के चौथे दिन कंपनीज ने बोली को 86,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया। केंद्र सरकार ने 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 82,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद रखी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर केंद्र सरकार महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर 3 दिन का अभियान शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन का मकसद महिलाओं को प्रसव से पहले और उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली नोएडा फ्लाईवे महिलाओं के लिए फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने के लिए अगर महिलाएं टोल रोड का इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्हें आज टोल टैक्स नहीं देना होगा। हरियाणा के मेवात में रहने वाली बलवंत देवी देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। 1941 में पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मी बलवंत देवी दशकों से समाज सेवा का काम कर रही है। विनोबा भावे के साथ काम कर चुकी बलवंत पाकिस्तान से आए या मेव समुदाय के लोगों को घर बसाने में काफी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस समुदाय की महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई और बुनाई जैसे काम सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। बागपत में एक ऐसी प्रतिभावान दादी है जो कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी जौहरी राइफल क्लब में युवाओं को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देती है। दादी से ट्रेनिंग ले चुके इलाके के कई लड़के और लड़कियां एयरफोर्स और पुलिस में काम कर रहे हैं। नेटवर्क 18 ने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक पहल की है। नेटवर्क 18 ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज के साथ मिलकर सिटीजनशिप एंड कल्चरल रिचनेस सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। इस सर्टिफिकेट का मकसद है देश के आम नागरिक को सिटीजन जर्नलिस्ट बनने के लिए प्रेरित करना। सिटीजनशिप एंड कल्चर रिचनेस सर्टिफिकेट कोर्स के तहत सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अनुभवी शिक्षक और पुराने छात्र मिलकर हर हफ्ते छात्रों को पढ़ाया करेंगे। आपको बता दें कि इस पहल में CNN IBN और IBN 7 के मशहूर कार्यक्रम सिटीजन जर्नलिस्ट को भी जोड़ा जाएगा। उधर उन्नाव में एक कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव हादसे में मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पत्थर बरसाए, जिससे एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गए। आदित्य पंचोली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य पर मुंबई के एक पब में हंगामा करने का आरोप लगा है। आदित्य पंचोली को सांता क्रूज पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया। आरोप है कि आदित्य पंचोली डीजे से बार बार हिंदी गाने बजाने के लिए कह रहे थे। आरोप है कि डीजे के इनकार करने पर वो उससे गाली गलौज करने लगे और जब बाउंसर बीच बचाव करने आए तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। हिट एंड रन केस के गवाह रहे रविंद्र पाटिल की गवाही सलमान खान के लिए मुसीबत बढ़ा रखी है। रविंद्र की मौत हो चुकी है। रविंद्र सलमान के पुलिस बॉडीगार्ड थे और घटना के वक्त उनके साथ ही थे। कोर्ट ने गवाही पर संज्ञान लिया है। पाटिल का बयान था कि हादसे के वक्त वो सलमान के साथ में थे। सलमान काफी तेज गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी हुई थी और मना करने के बावजूद तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे थे। सेशंस कोर्ट ने पाटिल के बयान को रिकॉर्ड पर लिया है और अब दोनों पक्ष इस बयान पर बहस करेंगे। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह ओशिवारा और लोखंडवाला जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में सक्रिय था। दरअसल ओशिवारा की एक दुकान में लगी सीसीटीवी के वीडियो में यह घटना दर्ज हुई थी। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी को तोड़ दिया था। नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने BSNL की DGM पर गोली चला दी। फायरिंग में एक गोली सुशील कुमार के चेहरे को छूती हुई निकल गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक DLF चौराहे के पास स्कूटी सवार 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे, जिसका विरोध वहां से परिवार सहित गुजर रहे सुशील ने किया था। अहमदाबाद में एक शख्स ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो उसने मासूम के निजी अंगों में सरिया डाल दिया। कौशल्य नाम का आरोपी 16 इलाके की एक इमारत में चौकीदार के तौर पर काम करता था। जब लोग होली खेलने में मशगूल थे तब आरोपी बच्ची को बेसमेंट में ले गया और बलात्कार करने की कोशिश की।
हमले से बुरी तरह जख्मी हुई बच्ची की हालत ज्यादा खून बह जाने के चलते गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगाई थी। अहमदाबाद के मिर्जापुर कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस आरोपी को बाहर लेकर आ रही थी, उस दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने आरोपी पर हमला कर दिया। अहमदाबाद के हेलमेट सर्किल चौराहे पर भारी भीड़ और ट्रैफिक पुलिस वाले सामने ही दो युवकों ने महिला कार चालक के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। 23 फरवरी को हुई घटना में महिला की गाड़ी की टक्कर युवकों की गाड़ी से हो गई थी। महिला ने इस पर युवकों को डांट लगाई, जिसके बाद गुस्साए शख्स ने महिला की गाड़ी में कई बार टक्कर मारी और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक तहलियानी बेन से बदसलूकी करने वालों की पहचान योगेश पुजारा और चिमन देसाई के तौर पर हुई है। इधर बिहार के समस्तीपुर में एक युवक की रिहाई के लिए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हवालात का ताला तोड़कर उसे आजाद कराने की कोशिश की। हंगामे के बीच असामाजिक तत्वों ने देसी बम भी फेंका, जो फटा नहीं। पुलिस ने पानी डालकर उसे डिफ्यूज किया। इधर झारखंड के गुमला में कुछ लोगों ने एक महिला की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस महिला को डायन माने जाने या विवाद के चलते कत्ल के एंगल से जांच कर रही है। बिहार के कटिहार जिले में मिशनरी स्कूल के 2 छात्र पिछले 7 दिनों से लापता हैं। बताया जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं करने के चलते बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया। तो वहीं परिवार का यह आरोप है कि स्कूल में एक धर्म विशेष की प्रार्थना का दबाव बनाया जाता था और इनकार करने पर उन्हें गायब करा दिया गया। विशाखापट्टनम में एक कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप करने के बाद चारों आरोपी युवती को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित लड़की हैदराबाद की रहने वाली है, जो कि शादी के सिलसिले में विशाखापट्टनम आई हुई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला नदी में अपने पति और बच्चे के साथ नहा रही थी। उसी वक्त नशे में धुत 4 आरोपियों ने उसके पति की पिटाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ गैंगरेप किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कुछ दबंगों ने आरटीआई कार्यकर्ता अविनाश देवानंद के घर में घुसकर उनके परिवार के साथ गाली गलौज की और तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अविनाश ने अपने गांव में सड़क निर्माण के लिए रोजगार गारंटी में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया था। यूपी के जालौन जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तीमारदारों ने डॉक्टर्स की जमकर पिटाई कर दी और फार्मिस्ट को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। अस्पताल ने घायल मरीज को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, लेकिन रेफर स्लिप नहीं मिलने पर वो मरीज को नहीं ले जा सके। इससे गुस्साए परिजनों ने उपद्रव किया। आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में मौजूद एक स्कूल में पुलिस के सिपाही समेत 3 युवक अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये स्कूल अय्याशी का अड्डा बन चुका है। इस बार लोगों ने विरोध किया तो सिपाही उन्हें ही धमकाने लगे, जिसके बाद लोगों ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचित किया। हालांकि बाद में पुलिस सिपाही को बचाती नजर आई। ग्रेटर नोएडा में एक शादीशुदा प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नोएडा के कपिल और प्रिया एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में आकर दोनों ने अलग अलग शादी कर ली, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थे। आप हैं हिमानी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती हैं। आज उन्हें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला खेलना है। साइना का मुकाबला स्पेन की कैरोलिन से होगा। अगर साइना मुकाबला जीतती हैं तो वो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी। नाना पाटेकर अनीस बज़्मी के काफी मनाने के बाद फिल्म वेलकम बैक में काम करने को तैयार हुए थे। 29 मई को रिलीज होने वाली वेलकम बैक में नाना और अनिल एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। रणबीर और कटरीना की शादी को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है। इसके पीछे की वजह कटरीना का एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 फिल्मों का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार करना माना जा रहा है।
बाल कलाकार दर्शल सफारी जल्द ही टीवी पर एक पीरियड शो करते हुए नजर आएंगे। सूत्रों की अगर माने तो शो में दर्शल करण की भूमिका में नजर आएंगे। महाभारत बना चुके सिद्धार्थ कुमार तिवारी ही इस शो का निर्देशन करेंगे। मेघना गुलजार की फिल्म तलवार में कोंकणा सेन नुपुर तलवार की भूमिका में दिखाई देंगी, तो सोहम शाह राजेश तलवार का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म आरुषि मर्डर केस पर आधारित है। डांस रियलिटी शो नच बलिए के अगले सीजन को जज करने के लिए अनुराग बासु से संपर्क किया गया है। अगर अनुराग इस शो के लिए हामी भरते हैं तो उन्हें साजिद खान की जगह जज बनने का मौका मिलेगा।